बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? हम लोग जो है वो एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं। एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग का छोटा-सा एक हिस्सा रहता है और उसी के साथ ही आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग भी आज की क्लास के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर हम बात करना स्टार्ट करें कि हम लोगों ने जो बात की थी कि भई जो मार्जिनल या एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, जो मार्जिनल या एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, ये होती क्या चीज़ है? तो याद करिए हम लोगों का सबसे पहला लेक्चर। सबसे पहला लेक्चर जो था, उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या बातें की थी? उसके अंदर हम लोगों ने ये बातें की थी कि भाई मैं किसी भी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहता था। मैं चाहता था कि इसकी कॉस्ट मुझे पता लग सके, तो मैं 2 लोगों के पास गया था। एक बंदा था मार्जिनल, एक बंदा था एब्ज़ॉर्प्शन। अच्छा, अब ये जो मार्जिनल और एब्ज़ॉर्प्शन जो 2 लोग थे, इन 2 लोगों ने मुझे 2 डिफरेंट वे बताए थे। 2 डिफरेंट टेक्नीक्स बताई थी इस इन्वेंटरी को वैल्यू करने की या फिर इस यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने की। बड़ा सिंपल रख के बात करते हैं, यानी कि मैं वहीं पे ही बात समझ गया था कि भाई मैं ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि भाई ये एक पेंसिल बनती है तो मुझे कितने की इसकी कॉस्ट पड़नी चाहिए। तो दोनों ने 2 डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल करी। वो अप्रोचेस क्या थी वो हम लोग को ऑलरेडी पता है। वो अप्रोचेस ये थी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलता था कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को भी इसके अंदर शामिल कीजिएगा, और मार्शल बोलता था फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को इसके अंदर शामिल नहीं करना, सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल करना। इतनी बात तो हम ऑलरेडी समझ चुके थे। फिर हमारा सवाल ये उठा था कि यार ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हम पर यूनिट कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने बोला था कि वो 4 स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हर एक यूनिट के ऊपर कॉस्ट आ रही है तो कितनी आ रही है। मैंने बोला चलो सही। इसका मतलब ये बड़ा क्लियर हो गया कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है और जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ इन्वेंटरी को वैल्यू करने की या किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने की 2 डिफरेंट टेक्निक्स हैं, 2 डिफरेंट तरीकेकार हैं। अच्छा भाई, अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, साथ साथ कॉपी कीजिएगा। टू अप्रोचेस which differ in their treatment of fixed cost। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 डिफरेंट अप्रोचेस थी जिसमें बताते थे कि भाई ये जो फिक्स कॉस्ट है इसको ट्रीट किस तरीके से किया जाएगा। एक बोलता था प्रोडक्ट की कॉस्ट में डालिएगा, दूसरा बोलता था नहीं डालिएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो डिफरेंसेस थे ये 2 जगह पे हमारे पास आ रहे थे। तो हम दोनों की छोटा सा एक रिव्यू कर लेते हैं। पहले बात करते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और फिर दूसरी बात करेंगे अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। अच्छा भाई, अब अगर हम बात को समझने की कोशिश करें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहता था और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहता था, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी तो इसको हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये कहती थी कि भाई फिक्स कॉस्ट जो होती है, फिक्स कॉस्ट इज ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। बाकी अभी बात करते हैं, आसान हो जाती है।
अच्छा जी, तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहती थी? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको ये कहा करती थी कि फिक्स कॉस्ट इज ट्रीटेड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। बोलता था कि इसको प्रोडक्ट कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाए, यानी कि इसको माना जाए कि ये प्रोडक्ट की ही कॉस्ट है। इसको अलग तरीके से ट्रीट ना किया जाए, इसको माना जाए कि ये एक प्रोडक्ट की कॉस्ट। हमने बोला कि यार व्हाट इज प्रोडक्ट कॉस्ट? तो हमारे पास जवाब आया। वो जवाब क्या आया? वो जवाब हमारे पास इस तरीके से आया कि प्रोडक्ट कॉस्ट मींस फिक्स्ड कॉस्ट is included in the cost of production या फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐसे भी कह सकते हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उसने ये बोला था कि भाई ये वो कॉस्ट होती है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट उसको कहा जाता है। प्रोडक्ट कॉस्ट मींस कि जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको इंक्लूड किया जाएगा किसके अंदर? जब भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर रहे होंगे। अच्छा भाई, अब ये तो हम तमाम चीजें पीछे देख के आ चुके हैं कि भाई ये किस तरीके से हमने कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से सारी बातें करनी है, तो ये सारी चीजें तो हमारे सामने क्लियर है। अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू बात करें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहती है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कि फिक्स कॉस्ट इज ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग तो ये कहती है कि भाई ये जो कॉस्ट है ये, अच्छा ये कहती है कि ये आपकी जो कॉस्ट है ये कॉस्ट आपकी पीरियड कॉस्ट है। पीरियड कॉस्ट मतलब वक्त गुजर रहा है तो ये कॉस्ट आ रही है। रेंट का खर्चा है, आता ही रहेगा, प्रोडक्शन करो नहीं करो तो रेंट का ताल्लुक कहीं से भी डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट से नहीं बनता, तो देयरफॉर इसको आप पीरियड कॉस्ट मानिए, प्रोडक्ट कॉस्ट ना मानिए। मैंने बोला यार ये पीरियड कॉस्ट क्या होती है? मैंने उससे सवाल पूछा था कि व्हाट इज पीरियड कॉस्ट। तो जवाब ये आया कि पीरियड कॉस्ट मींस फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट is not included in the cost of product। और इसको भी हम प्रोडक्ट ही कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखो या प्रोडक्ट लिखो सेम बात है वैसे, प्रोडक्ट, ताकि आपके सामने दोनों चीजें क्लियर वे के अंदर नजर आ जाए। यानी कि हमें ये बात पता लगी कि भाई ये जो आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग है ये कहती है कि फिक्स कॉस्ट या फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट ना मानिए, बल्कि वो इसको पीरियड कॉस्ट मानिए, प्रोडक्शन कॉस्ट ना मानिए। यानी कि इसको पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ना ट्रीट कीजिए, बल्कि इसको अलग से शो कीजिए, इसको अलग से दिखाइए, इसका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ नहीं है। मैंने बोला यार इसको थोड़ा सा वाजे कर देते हैं। वाजे करने का मतलब यह है कि दिस मींस, अब जरा सुनिएगा, साथ साथ लिखते भी जाइए। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रोडक्ट cost is made up of variable cost as well as fixed production cost। That is, इसका मतलब है कि भाई होगा कुछ ऐसा कि जब भी आप
किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे होंगे यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो आप क्या क्या चीजें कंसिडर करेंगे? आप बोलेंगे भाई डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेंगे। राइट, तो यही ये काम बोलता था कि भाई ये सारी ये चारों चीजें आप लीजिएगा अपने पास और आपको काम पता लग जाएगा। अच्छा भाई, हमने बोला यार चलो सही है, यहां तक बात समझ आती है। और अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ नजर दौड़ाएं तो वहां का मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? दिस मींस अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट is made up of variable cost only। इसका मतलब ये हो गया कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है खाली वेरिएबल कॉस्ट जो आ रही हो खाली आप उसी को कंसीडर कीजिएगा। लेबर की कॉस्ट आ रही है, मटेरियल की कॉस्ट आ रही है, वेरिएबल ओवरहेड्स आ रहे हैं, यानी जो प्रोडक्शन की वजह से खर्चे आ रहे हैं खाली वही उन्हीं को ही रिकॉर्ड कीजिए यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज क्या क्या कंसीडर किया जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड दैट्स इट। यानी कि हम लोगों ने फिर ये भी देखा था कि सब दोनों कॉस्ट के अंदर सिमिलैरिटी थी कि भाई ये बोलते थे डायरेक्ट मटेरियल लीजिए, हाँ ये क्या बोलते थे? डायरेक्ट मटेरियल लीजिए। फिक्स वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलती थी डायरेक्ट मटेरियल लीजिए, मार्जिनल भी बोलती है डायरेक्ट मटेरियल लीजिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है डायरेक्ट लेबर भी लीजिए, ये भी बोलती है डायरेक्ट लेबर भी लीजिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलती है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी लीजिए। मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोलती है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी लीजिए। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक और चीज बोलती है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के अंदर शामिल कीजिए, और वो क्या हुआ करती थी? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हुआ करते थे। वेयर एज जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है वो क्या बोलता है? वो आपको बोलता है कि भाई नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आप जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे या फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे। अच्छा भाई, हमने बोला यार चलो सही है, यहां तक बात समझ आ जाती है कि भाई ये अब तक हम लोगों ने सारी चीजें देखी थी जो डिफरेंस था मार्जिनल कॉस्ट के अंदर और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये कैलकुलेशंस करके देखेंगे और कैलकुलेशंस करके समझेंगे कि भाई ये तो ऑन थ्योरी सही है, ऑन पेपर ये चीजें हमें इस तरीके से नजर आ रही हैं। अगर हम इनको न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर कैलकुलेट करके देखें तो क्या फर्क आएगा दोनों कॉस्ट के अंदर? सबसे पहली चीज याद रखिएगा, सबसे पहली चीज याद रखिएगा, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कुछ नहीं, सिर्फ इन्वेंट्री को वैल्यू करने की टेक्निक है, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने की टेक्निक्स है। हाँ, इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने की टेक्निक्स को कहा जाता है मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शनल। यानी कि आपके पास मार्जिनल टेक्निक अलग है, एब्जॉर्प्शन टेक्निक अलग है। मार्जिनल कुछ और कहता है, एब्जॉर्प्शन कुछ और कहता है, उनमें सिमिलैरिटीज बहुत सारी हैं, बट सिर्फ फड्डा एक ही बात पे तो है, खाली फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स के ऊपर। मार्जिनल बोलता है कि नहीं हम तो नहीं लेंगे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को, एब्जॉर्प्शन बोलता है नहीं लेना चाहिए। तो ये दोनों अलग अलग अपने अपनी कॉस्टिंग करते हैं, अपने अपना काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर देखते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर देखने का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि हम कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस करते हैं। ये आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 57 पे होना चाहिए। नहीं भी है सवाल अभी अगर आपको फौरी तौर पे नहीं भी मिल रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले देखिए, आपको एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना के दिया हुआ है, यानी कि भाई ये कॉस्ट है जो आ रही हैं, इनकर हो रही हैं आपकी प्रोडक्शन पे। बोलता है डायरेक्ट मटेरियल है, और डायरेक्ट मटेरियल कितना है? $3 है। अब ये डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है? ये पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट जब बनता है तो मटेरियल की कॉस्ट कितनी आती है? $3 आती है। लेबर, जब लेबर काम करती है एक प्रोडक्ट के ऊपर, डायरेक्टली जब लेबर काम कर रही होती है तो पर यूनिट जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आती है वो कितनी आती है? $5 आती है। हमने बोला सही। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स अगर आप देखें तो कितने हैं? $2 के हैं। और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को आप देखें तो क्या है?
1 के हैं। हमें ऑलरेडी पता है वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, तो बड़ी डिटेल डिस्कशन इसके बारे में तो ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा, अब एग्जामिनर क्या बोलता है? एग्जामिनर बोलता है रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शनल एंड मार्जिनल, यानी कि बेसिकली मैं आपको बताऊं वो क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है। वो बोल रहा है कैलकुलेट मार्जिनल रेट एंड एब्जॉर्प्शन रेट। यानी कि ये वैल्यू करके देखो कि मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी। यानी कि हमें वो खाली क्या बोल रहा है, ये कैलकुलेट करके दे दीजिए। अब हम अगर इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे या इन्वेंट्री का मार्जिनल रेट या एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अब ये एब्जॉर्प्शन रेट जो है यहाँ पे ओएआर दिमाग में मत ले आइएगा फौरन से। यहाँ पे ये देखना है कि एक इन्वेंट्री, एक यूनिट, हाँ एक यूनिट अगर आपके पास रखा हुआ है तो उस एक यूनिट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उस एक यूनिट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए अंडर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर मार्जिनल। दोनों बातें अलग अलग किया करते थे। अच्छा, अगर हम यहां पे आ जाएं, ये हम लोग लिख लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, हम पहले बात करते हैं कि भाई हम कैलकुलेट कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन रेट। ये एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कैसे होगा सर? बड़ा सिंपल है। डायरेक्ट मटेरियल लीजिए, उसमें प्लस कर दीजिए डायरेक्ट लेबर को, उसमें प्लस कर दीजिए वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, और उसके अंदर ऐड कर दीजिए फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को। तो आपको पता लग जाएगा कि आपका एब्जॉर्प्शन रेट कितना आ रहा है। यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के सोच से या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तरीके से एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो मैंने ये देखा कि भाई जो मेरी डायरेक्ट मटेरियल है दैट इज 3, डायरेक्ट लेबर दैट इज 5, तो मैं पहले ये लिख लेता हूं $3 प्लस $5 प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स जो आपके पास हैं वो कितने के हैं $2 प्लस $2 एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके पास कितने के हैं $1 के। तो अगर मैं इन सबको टोटल निकाल लूं तो ये हो जाएगा 8, 10, 11 मेरे ख्याल से। तो ये बन रहा है टोटल एक यूनिट की कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू। जब मैंने कैलकुलेट करी तो मुझे पता लगा कि मेरा जो एक यूनिट होगा, जो मेरा एक इन्वेंट्री होगा, यानी कि मेरा जो एक यूनिट होगा उसकी कॉस्ट एब्जॉर्प्शन के थ्रू कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। लेकिन इसी जगह अगर मैं यही कैलकुलेशन मार्जिनल रेट के थ्रू कैलकुलेट करूं, यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू, तो कोई खास फर्क नहीं आएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग बोलती है कि सब लो जो वो बोलता है बस एक चीज के अलावा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, दैट्स इट। सिर्फ इतनी चीजें लीजिएगा, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड मत लीजिएगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि मैं क्या करूंगा, $3 प्लस $5 प्लस $2, तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा? $10, 10 बन जाएगा। यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग के कैलकुलेशन के मुताबिक अगर मैं एक यूनिट को वैल्यू करता तो वो कैसे वैल्यू करता? उसको मैं वैल्यू करता $10 पे। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक अगर मैं एक यूनिट की कॉस्ट को वैल्यू करता या उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करता तो वो कितनी आती? 11 आती। यानी कि दोनों के अंदर अगर आप देखें तो एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि यहां पे इसने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिए हुए हैं $1 के, राइट? इसने क्या लिए हुए हैं? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स लिए हुए हैं $1 के। लेकिन नीचे अगर आप देखें तो उसने बोला था नहीं, नहीं, इसको मैं पीरियड कॉस्ट मानता हूं, मैं इसको प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं मानता, दैट इज इट, और इसके अलावा मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला चलो सही। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, पहला क्वेश्चन देखा और उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई ये किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। तो आई होप कि इतनी बात आपको अब क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पीछे से पढ़ते हुए आए थे सारी बातें। तो मैं दोबारा आपको बिल्कुल बेस पे ले गया और वहीं से फिर वापस लेके आया आपको कि हमने बात किस बारे में करना शुरू की थी और फिर क्या हुआ था। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन को अगर आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोलता है अ कंपनी हैड 500 यूनिट्स इन स्टॉक, 900 यूनिट्स वर प्रोड्यूस एंड 1000 यूनिट्स वर सोल्ड। अच्छा, आप सबसे पहले याद रखिएगा कि आपके सामने ये पता है कि आपके पास ओपनिंग में कितने यूनिट्स मौजूद थे? 500। आपने मजीद कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए? 900। और आपने कितने यूनिट्स इसमें से बेच दिए?
1000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास क्लोजिंग में यूनिट्स बचे कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 500 थे, 1000 और बना लिए या 900 और बना लिए और 1000 बेच दिए हमने इसके अंदर से। इसका मतलब ये हो जाएगा कि फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लेस यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने थे? 500 थे, प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस कितने करे? 900 यूनिट्स। तो टोटल आपके पास कितने हो गए होंगे? मेरे ख्याल से 1300 यूनिट्स हो गए होंगे आई थिंक। और उसमें से आपने बेच कितने दिए? 1000 यूनिट्स बेच दिए। 1000 यूनिट्स क्या हुआ? चले गए। तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास साल के आखिर में यूनिट्स कितने पड़े हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने बन रहे हैं? आप लोग मुझे बता रहे हैं 300 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। राइट, ये 300 यूनिट्स आ गए आपके पास। 400 आ रहे हैं, ओके 400 आ रहे हैं, मैं 400 लिख देता हूं, मैंने हो सकता है कि शायद 400 यूनिट्स। तो हमारे पास 400 यूनिट्स आ रहे हैं किसके? क्लोजिंग इन्वेंट्री के। यानी कि मेरे पास साल के आखिर में कितने यूनिट्स बचे होंगे? 400 यूनिट्स बचे होंगे। अच्छा, बोलता है स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड आपको बना के देता है। बोलता है डायरेक्ट लेबर है $8 की, डायरेक्ट मटेरियल है 6 का, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं आपके पास 9 के। अब ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए हुए हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं ये एग्जामिनर दो तरीके से दे सकता है आपको। प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऊपर भी दिए हुए थे अगर आप सवाल में देखें, नीचे भी सवाल में प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हैं, लेकिन ऊपर वाले सवाल में इन दोनों को इसने ब्रेक करा हुआ था। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड अलग शो करे हुए थे और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अलग शो करे हुए थे। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने खाली प्रोडक्शन ओवरहेड लिख दिया। तो इसका बात या इसका मतलब ये बड़ा अंडरस्टूड है कि इसके अंदर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी होंगे और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी होंगे। अब हमें ये देखना पड़ेगा, ये सवाल में आपको कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, एग्जामिनर खुद ही बता देगा। सही है? तो अब बोलता है एज 1/3 ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, यानी कि वो बोलता है कि इसमें से फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं? 1/3 है। तो वेरिएबल कितने होंगे? जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से 2/3 हो जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप फिक्स्ड ओवरहेड को कैलकुलेट करके बताएं तो फिक्स्ड ओवरहेड कितने आ जाएंगे? जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो बताइए फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं इसके अंदर? 3। सही है। और वेरिएबल कितने बन जाएंगे? 9 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा एंड दैट इज 6। अगर आप दोनों को फिर से बाद में प्लस कर लें तो ये आंसर 9 ही आ जाएगा। यानी कि मैंने ब्रेक कर दिया। मैंने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। बोलता है रिक्वायर्ड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिन। बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता दे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता दे। नाउ हाउ, या चलो पहले ऐसे बात कर लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले याद रखिएगा कि अंडर मार्जिनल, अगर आप चलो पहले एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। अंडर एब्जॉर्प्शन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? बड़ी सिंपल सी बात है। तुम ये बोलोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एब्जॉर्प्शन रेट से। उसको क्या कर दोगे? एब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे। सर ऊपर जो एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर, ऊपर तो मल्टीप्लाई नहीं करा था, अभी क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि मेरी जान ऊपर यूनिट ही एक था, तो मल्टीप्लाई बाय 1 भी करते तो कितना आंसर आता है? $11। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करते, 1 को मल्टीप्लाई बाय 10 करते तो भी आंसर कितना आता? $10 ही आता। बट ऊपर क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट एक ही यूनिट था, सिंगल यूनिट था, सिंगल यूनिट के ऊपर यही काम हुआ। लेकिन अब ज्यादा यूनिट्स होंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कि एक यूनिट मेरा ₹11 का है तो 2 यूनिट कितने के होंगे? ₹22 के हो जाएंगे। मार्जिनल के हिसाब से अगर एक यूनिट ₹10 का था तो 2 यूनिट कितने के हो जाएंगे? ₹20 के हो जाएंगे। यानी कि मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी कि ये फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स, ये क्या है? 1 क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट। यही फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे, कोई नई चीज नहीं करी, आपको ऑलरेडी आती थी, बस ऐसी फॉर्मूला लिख दिया। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल बात है।
अच्छा भाई, अब हम सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स, जो कि हम ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट करके आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हम लोगों ने अभी ऑलरेडी कैलकुलेट करे थे, और वो कितने करे थे, 400 यूनिट्स, राइट। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने, 400 यूनिट्स हैं। ये बात तो हमें पता है कि भाई जो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट है वो 400 यूनिट है। ऐसे ही लिख लेते हैं ऊपर, क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स 400। आपने इतना सब कुछ नहीं करना, मैं खाली पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से इतना डिटेल में जाके पढ़ा रहा हूँ। आपने तो सिंपल ये कैलकुलेशन करके आंसर देना एग्जाम्पल को। हाँ, अच्छा भाई, अब जरा सुनिएगा बात को और समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट है ये तो हमें पता है, लेकिन हमें अभी क्या कैलकुलेट करना है, एब्जॉर्प्शन रेट। और एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए पहले चाहिए डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल मुझे कितने का गिवन है, $6 का। मुझे डायरेक्ट लेबर गिवन है $8 की, तो पहले तो ये लिख लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर $8 प्लस डायरेक्ट मटेरियल $6 प्लस एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर रहा हूं, प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने के हैं सर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 6 के हैं, तो ऐड कर लीजिए 6 के, $6। और फिर इसके अंदर ऐड कर लीजिए फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, और वो कितने के थे सर, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ रहे हैं 3 के, यानी कि यहाँ पे 3 भी ऐड कर लें। यानी कि इसका मतलब सर आपने इन शॉर्ट इन तीनों चीजों को, इन शॉर्ट तीनों चीजों को आपने ऐड कर दिया, दैट्स इट। सिंपल सा काम किया, 8 प्लस 6 प्लस 9। बस मैंने तोड़ तोड़ के इस वजह से लिखा क्योंकि जब मैं मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगा तो फिक्स्ड ओवरहेड जो होंगे मेरे, वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स नई कैलकुलेशन के अंदर नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमें पता लग गया कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन रेट आ रहा है दैट इज, आप लोग मुझे बता रहे हैं $23। यानी कि मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक जब एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं तो कितना आता है, 23। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर एब्जॉर्प्शन, क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर एब्जॉर्प्शन, तो कितनी आएगी। आप बोलोगे सर बड़ी सिंपल सी बात है, क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स थे 400 यूनिट्स, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सर 23 पर यूनिट से, $23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि अंडर एब्जॉर्प्शन कितना आंसर आ रहा है, एंड दैट इज 9200। ये 9200 क्या है, ये 9200 मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है। ये क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेरा बिजनेस इस्तेमाल करता तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आती, 9200 आती। अब हम क्या करते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल रेट। अच्छा, मार्जिनल रेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सारी कॉस्ट लेंगे सिवाय फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के, और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट मेरे पास सामने 3 लिखी हुई है, सही है। यानी कि हम क्या करेंगे, $8 प्लस $6 प्लस $6, और $3 जो है, जो कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स थे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, एंड हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल रेट एंड दैट इज 20, राइट। तो ये $20 आ गया। अब अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करें अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, तो कैसे कैलकुलेट होगी सर, यूनिट्स तो 400 ही है, लेकिन इस बार मल्टीप्लाई किससे कर दीजिएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 क्या है, एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड द आंसर विल बी $8000। यानी कि अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल करता हूँ, अगर मैं मार्जिनल कॉस्टिंग इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी वो 8000 आएगी, और अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो 9200 आएगी। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कुछ नहीं, सिर्फ इन्वेंट्री को वैल्यू करने की टेक्निक्स है। यानी कि हम क्या कर रहे होंगे, हम अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भाई ये किस तरीके से ये इन्वेंट्री हमारे यहाँ पे वैल्यू हुई, और हमें मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली हमें ये बात सारी समझ आ गई होगी कि भाई गेम क्या चल रहा है, दोनों में डिफरेंस जो था बस उसी डिफरेंस को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है, एंड दैट्स इट। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालने तो कितना डिफरेंस आ रहा है, ₹1200 का डिफरेंस आ रहा है। और अगर आप चाहें तो आप कैलकुलेट भी कर लें कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट थी पर यूनिट वो कितने की थी, $3 की थी। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने यूनिट थे, 400 यूनिट थे। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर भी कितना आ रहा होगा, वही 1200 का ही डिफरेंस आ रहा होगा।
वही 1200 का डिफरेंस आ रहा होगा। तो यही तो है, यही तो टेक्निक है, यही तो टेक्निक है। यही तो बोल रहा है कि भाई मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों के बीच में झगड़ा ही किस बात का था। एक बोलता था कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल करें और दूसरा बोलता था कि नहीं करेंगे। दूसरा बोलता था नहीं करेंगे, बल्कि बाकी तुम्हारे साथ ही हैं, हम तुम्हारे साथ ही खड़े हैं, तुम्हारे साथ ही खड़े हैं, लेकिन जहां पे तुमने ये चीज ऐड करी वहां हम पीछे हट जाएंगे, बस फिर तुम होगे वहां पे। ठीक है, तो ये हमारे सामने ये आंसर है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ कंपनी, अब जरा सुनिएगा, अब थोड़ा सा स्पीड करेंगे, चीज को स्पीड अप करेंगे। अ कंपनी हैड 200 यूनिट्स इन स्टॉक, 600 यूनिट्स वर प्रोड्यूस एंड 750 यूनिट्स वर सोल्ड। सबसे पहले तो क्लोजिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स कैलकुलेट कर लीजिए। 200 200 बोल रहा था मैं, पता नहीं क्यों, बट 200 वर ऑलरेडी देयर, प्लस प्रोडक्शन 600 की करी गई, माइनस 750 बेच दिए गए, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी यूनिट्स की बताइए कितनी आ रही है? 50 यूनिट्स। यानी कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी में कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं? 50 यूनिट्स पड़े हुए हैं। खाली कितने पड़े हुए हैं? 50 थे साल के शुरू में। 200, 600 मजीद बनाए, 750 बेच दिए, तो बचे कितने? 50 यूनिट्स ही बचे होंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अगेन अब आप लोगों ने सेम बात करनी है, लेकिन अब यहाँ पे ये बोलता है कि डायरेक्ट लेबर है 3 की, डायरेक्ट मटेरियल है 4 का, प्रोडक्शन ओवरहेड्स है 8 के। मुझे ये बात पता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स दो टाइप के ही होते हैं, हाँ, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। तो हम लोग पहले बात करते हैं वेरिएबल और फिर फिक्स की। तो बोलता है क्वार्टर ऑफ प्रोडक्ट ओवरहेड्स, या प्रोडक्शन ओवरहेड्स होगा, ये प्रोडक्ट ओवरहेड नहीं होगा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर वेरिएबल, यानी कि 1/4 जो है इसके वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो बताइए वेरिएबल ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं? आंसर बताइए कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हम्म। और इसी तरीके से अगर मैं फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में बात करूं तो बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? फिक्स्ड ओवरहेड हो जाएंगे, यानी कि मेरे ख्याल से 3/4। तो वो कितना आ रहा है? 8 था तो 6 होना चाहिए। आसान सवाल है, इस वजह से मैं डायरेक्टली लिख दिया यहाँ। सही। अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे? अगेन हम एक मार्जिनल रेट और एक एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करेंगे एंड देन फिर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन रेट, ये भी मैं ऐसे ही अब लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट करता जा रहा हूं चीजों को, और अगली बार एब्जॉर्प्शन रेट भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन रेट, डायरेक्ट मटेरियल कितने का है? डायरेक्ट मटेरियल इज 3, डायरेक्ट लेबर इज 3, डायरेक्ट मटेरियल इज 4। ठीक है, तो $3 प्लस $4, फिर उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 2 प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स $2 एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर $6। तो अगर हम इन सब का टोटल निकाल लीजिए तो कौन सा आ जाएगा? अगर हम इन सब का टोटल निकाल लें तो क्या आंसर आ जाएगा? जरा आंसर बताइए। 15 आ जाएगा। तो ये 15 क्या आ गई है मेरे पास? ये मेरे पास एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट आ गई है। एक सिंगल यूनिट की क्या आ गई है? कॉस्ट आ गई है, 57। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास क्या हो गई है? एक सिंगल यूनिट की कॉस्ट आ गई है। अच्छा भाई, अब हमें पता है कि हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने थे? 50 यूनिट्स थे। तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो कितने यूनिट्स थे? 50 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय हर एक यूनिट कितने का था? $15 का था। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री? 750, राइट। तो ये 750 कॉस्ट आ गई मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वेयर अगर मैं मार्जिनल रेट कैलकुलेट करूं तो मार्जिनल रेट कैलकुलेट करने में सारी चीजें वही रहेंगी, खाली फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को इग्नोर कर दिया जाएगा, यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 2, तो ये हो जाएंगे मेरे ख्याल से 9। तो $9 जो है आपके पास, ये मार्जिनल रेट है। नाउ क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर मार्जिनल, तो आ जाएगी 50 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितना? 9। तो ये आंसर आ रहा है $450। तो आई होप कि ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी।
थोड़ा थोड़ा टेक्निकल करते जाएंगे बात को, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं होने वाला अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। कॉन्सेप्ट जहां पे हिल गया वहां फिर सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है जिंदगी में, सही है। और उसके बाद एक दिन आगे मुझसे ऐसा सवाल करोगे कि फिर मैं भी बोलूंगा यार पता नहीं मैंने पूरा साल क्या करा, क्या ऐसा सवाल कर रहा है बच्चा। तो हम लोगों ने इसमें भी कैलकुलेट कर लिया, काम खत्म, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा भाई, अब आगे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एग्जामिनर बोलता है अ कंपनी had 800 units in stock, 600 units were produced, 1250 were sold. So closing inventory के units कैसे निकालेंगे? Opening units plus units produced that were 600 minus that those units which you have already sold, तो remaining units कितने बचे होंगे? जरा कैलकुलेट करके बताओ बेटा, और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे क्लोजिंग इन्वेंटरी के जो यूनिट्स हैं वो कितने के। सही, तो ये कैलकुलेशन कर लीजिए और मुझे थोड़ा जल्दी से बता दीजिए। 150, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि 150 यूनिट्स है हमारे पास साल के आखिर में, राइट। अच्छा, अब वो बोलता है कि भाई डायरेक्ट मटेरियल है, और ये जो डायरेक्ट मटेरियल है आपका ये कितने का गिवन है? 4 का। डायरेक्ट लेबर है 7 की, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 15 के, और उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ एक्सेसिव इंफॉर्मेशन भी दी हुई है जो कि वेरिएबल एडमिन ओवरहेड्स दिए में है और सेलिंग फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स दिए में। याद रखिएगा ये प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा कोई भी ओवरहेड्स अगर आ रहे होंगे तो उसको वैल्यूएशन के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, सिंपली इग्नोर देम। इनका तो प्रोडक्ट की कॉस्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता दूर दूर तक, तो इनको खाली कंफ्यूजन के लिए दिया जाएगा। ये कहीं और रिकॉर्ड होंगे, ऐसा नहीं है खर्चे आए तो खर्चे तो रिकॉर्ड होंगे, बट आपने जब इन्वेंट्री वैल्यू करनी होगी तो आपने क्या क्या लेना है? आपने खाली वही 4 चीजें लेनी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की काम करते हुए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, मार्केटिंग ओवरहेड, कोई भी ओवरहेड नो, नो। हम ये पढ़ चुके हैं कि ये 4 ही चीजें लेनी है, और मार्जिनल में तो उसमें से भी एक हटा देना, 3 ही चीजें लेनी है, राइट। अच्छा, अब ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ये प्रोडक्ट ओवरहेड यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज आर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स तो हमें पता है 2 टाइप के होते हैं, एक वेरिएबल होता है और एक फिक्स्ड होता है। तो देखते हैं इसके बारे में। बोलता है 1/5 ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। बोलता है 1/5 फिक्स्ड है, यानी कि जो टोटल 15 दिया हुआ है 15 का 1/5 जो है वो क्या है? फिक्स्ड है, यानी कि कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, राइट। तो $3 फिक्स्ड है, तो बाकी कितना बचा? $12। तो $12 क्या हो जाएगा? वेरिएबल। डन। अब ये बात समझाने के लिए, ये चीज समझाने के लिए कि आपने सिर्फ ये 4 कॉस्ट ऐड करनी है, छठी सातवीं आठवीं कोई भी कॉस्ट आ रही होगी तो वो वैल्यूएशन के अंदर ऐड नहीं की जाएगी, राइट। तो मैंने उसको क्या कर दिया? ग्रीन से मार्क करा हुआ है, जिसको आप इग्नोर करेंगे इन्वेंट्री वैल्यू करते हुए। इन्वेंट्री वैल्यू करते हुए क्या इसको पूरे सवाल में इग्नोर कर देंगे? नो, रिकॉर्ड होनी है, खर्चा आया है, खर्चा नहीं रिकॉर्ड करोगे क्या? करेंगे, बट प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं करेंगे। इस बात पे तो एब्जॉर्प्शन भी यही कहता है कि हाँ इसका क्या ताल्लुक, सेलिंग ओवरहेड भी हाँ इसका क्या ताल्लुक, आपकी प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा भाई, अब हम लोग अगेन क्लोजिंग इन्वेंटरी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली 150 यूनिट्स। अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हैं। अब ये एब्जॉर्प्शन रेट जो है आपका, ये किस तरीके से कैलकुलेट होके आएगा? डायरेक्ट मटेरियल 4 प्लस डायरेक्ट लेबर 7 प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 12 प्लस 3 $4 प्लस $7 प्लस $12 प्लस $3। डन। तो एब्जॉर्प्शन रेट मुझे किसी बच्चे ने बताया कि वो आ रहा है 26। कैमरे की तार आ रही है, ओके, $26। ठीक है, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? कितने यूनिट्स थे? 150 यूनिट्स थे, मल्टीप्लाई कर दीजिए 26 से, तो आपको पता लग जाएगा, दैट इज 3900। और इसी तरीके से मार्जिनल रेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? $4 प्लस $7 प्लस $12, मेरे ख्याल से वेरिएबल थे ना, राइट। 12 वेरिएबल थे, तो खाली वेरिएबल लेंगे। तो पहले कितना आया था? 26, 26 में से 3 निकाल दीजिए, 23 आ जाएगा, राइट। तो ये $23 आ गया। 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, मल्टीप्लाई बाय 23, तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
अब मैं करते करते देखो कितने छोटे छोटे स्टेप्स के ऊपर आता जा रहा हूँ, कितने छोटा छोटा डायरेक्टली करता जा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज बड़ी सिंपल सी है, इसके अंदर कुछ ज्यादा सोचने का ही नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा समझने का ही नहीं है। डन, क्लियर होती है यहाँ तक बात भी, आगे बात करते हैं अब क्या बोलता है एग्जामिनर। एग्जामिनर बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, 400 units in stock, 700 units were produced and 1000 units were sold। तो सबसे पहले तो क्लोजिंग इन्वेंटरी के यूनिट्स निकाल लेंगे। 400 यूनिट्स पहले से मौजूद थे, 700 यूनिट्स और बना लिए, तो टोटल मेरे ख्याल से ये कितने हो गए, समथिंग 700, 800, 900, 1000, 1100। ठीक है, और उसमें से 1000 यूनिट्स आपने बेच दिए, तो कितने यूनिट्स बचे? 100 यूनिट्स, बिल्कुल सही पहचाना आपने। 100 यूनिट्स आपके पास क्या है? 100 यूनिट्स आपके पास क्या है? मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर लूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं आज मेरे ख्याल से, लेकिन चले। अब जरा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये दिए हुए हैं कि भाई ये 100 यूनिट्स हैं आपके, और ये जो 100 यूनिट्स हैं ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी के। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल है दैट इज 9, डायरेक्ट लेबर है दैट इज 7, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं दैट इज 6, उसके बाद फिर आपके पास वेरिएबल एडमिन ओवरहेड्स हैं 4 एंड मार्केटिंग ओवरहेड्स हैं 8। हमें ये बात पता है कि भाई जब हम इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे होंगे तो उस वक्त इन कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना, बल्कि किनको करना है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो 4 टाइप की कॉस्ट, यानी कि बेसिकली 3 टाइप की कॉस्ट होती है, तीसरे टाइप में 2 टाइप्स डिफरेंट टाइप होती हैं, तो डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड फला फला। सही। अच्छा भाई चल, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं अब जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, अब और स्पीड में करेंगे। क्वेश्चन 5, तो अब आप लोग मुझे डायरेक्टली बताइएगा एब्जॉर्प्शन रेट कितना आ रहा है। एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू 22। ठीक है, मार्जिनल रेट कितना आ रहा है? चले, कैलकुलेट आप लोग करेंगे और मुझे बताएंगे कि मार्जिनल रेट कितना आ रहा है। सब लोग कैलकुलेट करेंगे, अब ये ना हो कि भाई सब लोग बैठे में और फिर ये है कि भाई नहीं समझ आई बात, ये हो गया वो हो गया। तो 20, तो 20 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो इज इक्वल टू $20 मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने थे आप लोगों ने बताया, 100 यूनिट्स थे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना कितना आ गया, दैट इज 2200 एंड दिस इज 2000। वैल्यू हो गई क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्या हो गई? क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू हो गई। तो आई होप कि मैं आपको, देखो कहां से शुरू किया, कितनी डिटेल में बात करी और आखिर में लाके ये कहां पे आगे बात रुक रही है। तो दीज आर नॉर्मल कैलकुलेशंस, दीज आर नॉर्मल कैलकुलेशंस। जब चीज शुरू होती है तो वो हाथी की तरह होगी, लेकिन वो बाद में वो छोटा होता जाएगा हाथी। सही है, छोटे से शुरू करके हाथी पे जाओगे तो फिर बात नहीं समझ आती कभी भी। सही। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये इसने यहाँ पे बोल दिया था 1/3 ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मैं आपको वैसे ही बता दूं, अगर आप में से कोई बच्चा अगर थोड़ा सा कमजोर रह गया, तो 1/3 ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स वाइल 1/4 मार्केटिंग ओवरहेड्स आर वेरिएबल। अब मार्केटिंग ओवरहेड की जो इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ पे मुझे दी हुई थी, मैं क्या करूंगा, सिंपली इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि इसका तो मुझे कोई काम ही नहीं करना, तो इसकी तो कोई मुझे कैलकुलेशन ही नहीं करनी है। सिर्फ मैंने प्रोडक्शन ओवरहेड का निकाल लिया होगा 1/4, और 1/4 अगर मेरे पास ये है फिक्स्ड है, तो बाकी का जो बचा होगा रिमेनिंग वो वेरिएबल होगा, राइट। अगर मुझे कोई बच्चा, किसी बच्चे ने ब्रेक करा हुआ था, तो मुझे जल्दी से आंसर बता दे कि जो फिक्स प्रोडक्शन था इसमें वेरिएबल कितना था और फिक्स कितना था, प्लीज ये बता दो बस जल्दी से, ताकि मैं ये लिख लूं, किसी को प्रॉब्लम ना हो। फिक्स बता दो और वेरिएबल बता दो इसमें कितना कितना था। ठीक है, तो 4 क्या था ऐसे बेटा, जरा सा एफ या वी लिख के बता दो, ये 2 और 4 जो बताया है मुझे, तो ये क्या था, इसमें वेरिएबल क्या था और फिक्स क्या था। ठीक है, तो 2 इज फिक्स्ड एंड $4 इज वेरिएबल, राइट। तो ये आप लोगों ने ब्रेक कर लिया है एंड दैट्स इट। क्लियर है आप लोगों को मेरे ख्याल से, इसके अंदर अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली, राइट। अच्छा भैया अब आगे बात करते हैं। आगे सवाल के अंदर बोलता है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 को देखते हैं। बोलता है 500 यूनिट इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 250, 800। ठीक है, तो बोलता है कि 500 पहले से थे। अच्छा, अब ये यहाँ पे बोलता है 500 पहले से थे, 250 क्लोजिंग के हैं। ओके, तो भाई मजे की बात यह है कि इसने पहले से क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको, आप कंफ्यूज ना हो, इसने आपको पहले से क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अगर आप प्रॉब्लम में आ जाते तो वो एक अलग बात थी, बट ये क्लोजिंग स्टॉक इसने पहले से दिया हुआ है, द क्लोजिंग स्टॉक इज 250 यूनिट्स, राइट। इस बार उसने वो आपसे वो प्लस माइनस की कैलकुलेशन नहीं करवाई। अच्छा भाई, अब क्या देता है सवाल के अंदर, बोलता है कि भाई डायरेक्ट मटेरियल है दैट इज 4, डायरेक्ट लेबर है दैट इज 6, प्रोडक्शन ओवरहेड है दैट इज 18, उसके बाद फिर आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं, जो कि इन्वेंट्री को वैल्यू करने में तो कहीं पे भी ना एब्जॉर्प्शन में ना मार्जिन के अंदर इस्तेमाल होंगे। अब नीचे वो बोलता है कि वेरिएबल 1/6 इज वेरिएबल ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, उसके बाद फिर बाकी बोलता है
1/6 इज वेरिएबल ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर उसके बाद बोलता है हाफ इज फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड एंड 1/3 इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो जाहिर सी बात है ये आपको इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपका इसका कोई काम नहीं है, कंफ्यूज कर रहा है। आपने क्या करना है, आपने एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना है। तो भाई एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करें, सबसे पहले तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए। आप इसको ब्रेक करके और मुझे पहले आंसर बताइए। ब्रेक कर लेंगे जिस दिन इसको ब्रेक कर लें तो बड़ा आसान है, और इसको 1/6 से ही ब्रेक करना है। तो बोलता है 1/6 आर वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें से वेरिएबल निकालते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 6। तो वेरिएबल कितना आ रहा है भाई, वेरिएबल आ रहा है 3, ओके। और फिर बाकी 15 हो जाएगा फिक्स्ड, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एब्जॉर्प्शन रेट बताइए कितना है और मार्जिनल रेट बताइए कितना है, सब लोग कैलकुलेट करना ना, सबका आंसर आ रहा होगा तो मजा आएगा ना कि हाँ भाई सब लोगों से कैलकुलेशन हो पा रही है सही से। तो 28 आ गया, और दूसरे वाले का भी मार्जिनल निकाल लीजिए, 13 का मार्जिनल का रेट आ गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट से, एंड यूनिट्स आर 250 एंड 250। हाँ, तो आंसर्स निकाल लो बेटा। आंसर्स आ जाएंगे कि मार्जिनल रेट के मुताबिक क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है और एब्जॉर्प्शन रेट के मुताबिक क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, हमें पता लग जाएगा। थ्री टू फाइव जीरो और 7,000। अच्छा, पहले का 7,000, 7,000 एंड 3250। हाँ, ऐसा ही है, सही है, देख लो एक दफा। 5750, ओके, 5750, ओके, डन। अभी तक कोई क्वेरीज है? नहीं तो नो लिख दीजिए, जितनी बातें हमने करी हैं। एक बच्ची बोल रही है सर 3250 आ रहा है। बेटा मल्टीप्लाई करना है, 13 मल्टीप्लाई बाय 250। इसका आंसर देख लेना आप लोग यार, जो भी आ रहा है ये मुझे नहीं पता। ये कुछ बच्चे बोल रहे हैं 3250 आ रहा है, तो अब जो भी आ रहा है यार, मैं बार बार मिटा मिटा के क्या लिखूं, तुम लोग बस मल्टीप्लाई कर लो ना इसको आपस में। ठीक है, 3250 आ रहा है, ओके ओके। तो यहां तक हम लोग को ये बात समझ आ गई कि भाई ये इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करना होता है, या इन्वेंट्री को वैल्यू करने का तरीका क्या होता है। क्लियर है, सारी सारी बातें समझ आई हैं, अच्छे से समझ आई हैं ये सारी चीजें। देख लें पहले, यहां तक बता दी, ठीक है। आज की क्लास के अंदर हम खाली इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में ये तमाम चीजें रिवाइज करके आना, क्योंकि कल जब मैं बैठूंगा क्लास लेने के लिए तो फिर मैं उठने का नाम नहीं लूंगा। अभी क्या है, अभी मैं कोई चीज कराऊंगा और ये फिर 4% है, तो जाहिर सी बात है मुझे वैसे तो एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स बनवाने थे, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको आपको खाली ये बातें समझ आनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी यही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और कोई चीज इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें बड़ी सिंपल है उसके। ये तमाम चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए अगली क्लास में, यानी कि जो कल होगी 9:30 बजे। और उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, हम आगे बात करेंगे, और उसके अंदर हम देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मैंने लगाया पता ये चार्ज पे, वैसे तो पता नहीं, मेरे ख्याल से प्लग हिल गया होगा, बट चले, लकी यू, अच्छी बात है। और फिर अभी वैसे भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ तक सही है, मसला तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है। इजाजत देंगे आप मुझे, जा सकता हूँ? इजाजत, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। तो आज आप लोग की आज़ादी का दिन है, तो जाएं, आधा घंटा एंजॉय करें, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।